जर्मनी आ चुके हो, यहाँ जॉब कर रहे हो और अब सोच रहे हो कि यहाँ की नेशनैलिटी कैसे मिलेगी? जर्मनी में कितने इयर्स रहने के बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो? क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन का? मेरी क्या जर्नी थी जर्मन नेशनैलिटी प्रोसेस की? जर्मन पासपोर्ट आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके लिए? कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाती हैं? अगर ये सब सवाल आपके हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगा जर्मनी में नेशनैलिटी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स और नेशनैलिटी अप्लाई करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। हेलो लीवे फ्रॉइंडे, wie geht es euch? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स भी वीडियो के नीचे मेरे साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो है जर्मन नेशनैलिटी प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले अगर हिस्टोरिकली देखें तो मॉडर्न जर्मनी इस्टेब्लिश होने के बाद से यहाँ पे डिफरेंट वेव्स आई हैं इमिग्रेशन। वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद जर्मनी ने जब अपनी रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू किया तो 1950s और 1960s में एक बहुत बड़ी वेव माइग्रेंट्स की जर्मनी की तरफ आई। इन माइग्रेंट्स को जर्मनी लाने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किए। ये माइग्रेंट्स उस वक्त कहलाए जाते थे गेस्ट वर्कर्स यानी गास्ट आर्बाइटर जर्मन में। और ये माइग्रेंट्स जब जर्मनी आए तो उनका सिर्फ एक काम था, जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन को पॉसिबल बनाना। ये कौन कौन सी कंट्रीज से थे? इनमें मैक्सिमम टर्की, ग्रीस, इटली, मोरक्को, ट्यूनीसिया, ये कंट्रीज इन्वॉल्व थी। ये माइग्रेंट्स आए तो एज जर्मनी गेस्ट वर्कर्स के तौर पे थे, लेकिन जर्मनी आने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट की, यहाँ पे अपने रूट सेट किए और रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी वो यहाँ पे सेटल हो गए। नेक्स्ट माइग्रेंट वेव की अगर हम बात करें जर्मनी में तो वो सोवियत यूनियन और आयरन कर्टन के फॉल के बाद यहाँ पे आई। बर्लिन वॉल गिरने के बाद ईस्टर्न यूरोप से मिलियंस ऑफ लोग जर्मनी की तरफ आए, इसमें ईस्टर्न जर्मनी के लोग भी थे। रिसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2015 में नेक्स्ट माइग्रेशन वेव थी जो जर्मनी की तरफ आई। इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में वॉर्स की वजह से सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यहाँ से मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज जर्मनी की तरफ आए, यूरोप का उन्होंने रुख किया और जर्मनी एक उनको अच्छी डेस्टिनेशन मिली। इनमें से मैक्सिमम लोग अजाइलम सीख कर रहे थे जर्मनी में, जर्मन गवर्नमेंट ने भी उस वक्त इनको वेलकम किया यहाँ पे। और लास्ट बड़ी वेव की अगर हम बात करें तो 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद बिलियंस ऑफ यूक्रेनियंस जर्मनी की तरफ आए, यहाँ पे उन्होंने अगेन असाइलम सीख किया। 2015 में जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्कल ने ओपन आर्म्स के साथ इन रेफ्यूजीज को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक्सेप्ट किया, उनको वेलकम किया, बॉर्डर्स खोल दिए जर्मनी के इन सब के लिए। और 2022 यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट होने के बाद जो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज यहाँ पे आ रहे थे यूक्रेन से असाइलम सीख करने के लिए, उनको भी जर्मन गवर्नमेंट ने वेलकम किया। बहुत हीटेड पॉलिटिकल डिस्कशंस आपको नजर आ रहे हैं इन माइग्रेंट से रिलेटेड, इसको हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। इन रेफ्यूजीज या माइग्रेंट वेव्स के साथ साथ जर्मनी में रेगुलर माइग्रेशन भी हो रही है। लाखों लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इवन अदर डेवलपिंग कंट्रीज से जर्मनी की तरफ आ रहे हैं, यहाँ सेटल हो रहे हैं। ज़्यादातर इनमें से लोग स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा पे जर्मनी आते हैं। लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जर्मन पॉपुलेशन में 26% यानी 21 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी माइग्रेशन की हिस्ट्री है। माइग्रेशन हिस्ट्री वाली पॉपुलेशन में वो इमिग्रेंट्स इंक्लूडेड होते हैं जो खुद जर्मनी आए किसी भी रीजन से, और साथ साथ उनकी फैमिलीज यानी वाइफ्स और चिल्ड्रन जो जर्मनी में रह रहे हैं। रिसेंट पास्ट में माइग्रेशन हिस्ट्री वाली पॉपुलेशन जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन बनती जा रही है। 2005 में 13 मिलियन लोग थे जर्मनी में जिनकी माइग्रेशन हिस्ट्री थी, और 2025 में ये नंबर बढ़ के 21 मिलियन तक पहुंच चुका है। सो सिर्फ लास्ट 20 ईयर्स में मोर देन 60% इंक्रीज हुई है जर्मन पॉपुलेशन में माइग्रेशन हिस्ट्री वाले लोगों का पोर्शन। इनमें से बहुत से लोग जब जर्मनी में सेटल हो जाते हैं, उनकी इनकम स्टेबल हो जाती है, तो वो नेशनैलिटी के बारे में सोचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्डिंग, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो हम बात करते हैं नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट्स। ऐसे लोगों को जर्मनी इंकरेज भी करता है, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो वो जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करें। और वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो जर्मन नेशनैलिटी के लिए आपको चाहिए होती हैं? नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन जर्मनी। 2026 जर्मन लॉज के हिसाब से मिनिमम 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस रेजिडेंस आपको चाहिए होती है जर्मनी में एलिजिबल होने के लिए जर्मन पासपोर्ट। और ये 5 इयर्स ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं रही है जर्मन हिस्ट्री में। ये नंबर पिछले 20 इयर्स में जब से मैं जर्मनी आया हूँ काफी दफा चेंज हुआ है, और उससे पहले भी ये नंबर डिफरेंट था। 1999 के लॉज की अगर हम बात करें जर्मनी में तो उस वक्त रिक्वायरमेंट थी 15 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस रेजिडेंस जर्मन नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। 2000 में जर्मन गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स की जिसके बाद
ये ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट रिड्यूस होके 8 ईयर्स हो गई। मैं जर्मनी में 2007 में आया था और मैंने भी इसी लॉ के हिसाब से जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया। अप टू वेरी रिसेंटली यानी इस डेकेड के स्टार्ट होने के बाद भी ये रिक्वायरमेंट 8 ईयर्स तक थी। पिछली गवर्नमेंट अंडर ओलाफ शोल्स उन्होंने इस रिक्वायरमेंट्स को और रिड्यूस किया और 5 ईयर्स पे ले आए कंटिन्यूअस रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट। इवन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सिटीजनशिप के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस रिड्यूस हो गई थी इवन अप टू 3 ईयर्स तक सिर्फ। 2025 में जो न्यू गवर्नमेंट आई जिसमें फ्रीडरिख मेर्स जर्मनी के चांसलर बने, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट दोबारा इंक्रीज कर दी अप टू 5 ईयर्स नाउ। अगर आप पिछले 30 ईयर्स के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स जर्मन गवर्नमेंट्स ने ग्रेजुअली डिक्रीज की हैं और पिछली गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इसको इंक्रीज किया है दोबारा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ सालों में ये रिक्वायरमेंट्स दोबारा इंक्रीज होकर अप टू 8 ईयर्स की तरफ एटलीस्ट जाएंगी। ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बाद हम बात करते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट की जो जर्मन सिटीजनशिप के लिए आपको चाहिए। वो ये कि आपके पास जर्मनी में लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट होना चाहिए जिसकी बेसिस पे आप यहाँ पे रह रहे हो। अगर आप किसी शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट पे हैं जिनमें स्टूडेंट वीज़ा या अपॉर्चुनिटी कार्ड्स इंक्लूडेड है तो आप एलिजिबल नहीं होते जर्मनी में नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। थर्ड रिक्वायरमेंट जर्मन सिटीजनशिप के लिए वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये कि जिस वक्त आप जर्मनी में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो तो आपके पास एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए जिसके थ्रू आप खुद को भी फाइनेंस कर सको और अगर आप अपने फैमिली डिपेंडेंट्स को साथ में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कराना चाहते हो तो उनके लिए भी आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए। ज़रूरी है कि आप खुद को और अपनी फैमिली को बगैर जर्मन गवर्नमेंट के सोशल बेनिफिट्स को यूज़ करते हुए सस्टेन कर सको। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और जर्मन सोशल बेनिफिट्स यानी बुर्गर गेल्ड या ग्रुंडसिcherung वगैरह इन सब को अवेल कर रहे हो तो आप जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जर्मन गवर्नमेंट चाहती है कि जिन लोगों को वो जर्मन नेशनैलिटी दें वो खुद जर्मनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हों थ्रू टैक्सेस, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट से कुछ एक्सट्रैक्ट ना कर रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर हम डिटेल में देखें तो जो इनकम आप अर्न कर रहे हो वो स्टेबल होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर्ड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म वर्क परमिट पे हो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओवर द लॉन्ग रन सिक्योर्ड नहीं है और इस बेसिस पे भी आपको जर्मन नेशनैलिटी के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट मेरी सिचुएशन भी ऐसे ही थी। 2015 में जब मुझे 8 ईयर्स हो गए थे जर्मनी में रहते हुए तो मैं अप्लाई करना चाहता था सिटीजनशिप के लिए, लेकिन उस वक्त मेरे पास एक पीएचडी कॉन्ट्रैक्ट था। मैं उस वक्त पीएचडी कर रहा था बॉश के साथ और मेरे पास लॉन्ग टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इस वजह से मुझे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने नहीं दिया गया उस वक्त और जब मेरे पास फुल टाइम अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट की जॉब आई तो उस वक्त मैं एलिजिबल हुआ जर्मन सिटीजनशिप के लिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो है जर्मन लैंग्वेज। यस, जर्मन लैंग्वेज के बारे में मैं आपको अपने इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर आप जर्मनी में नेशनल बनना चाहते हैं, यहाँ की सिटीजनशिप गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे बोल सकें। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब ये कि आपके पास एटलीस्ट जर्मन B1 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको ये प्रोफिशिएंसी ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रूव करनी होती है तो एग्जाम देना आपके लिए ज़रूरी है इसके लिए। कहने को तो ये रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है लेकिन मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो डेकेड से जर्मनी में रह रहे हैं लेकिन नेशनैलिटी के अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है। यस, जर्मनी में जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक और टेस्ट पास करना होता है यहाँ पे जिसको कहते हैं आइनब्यूरगुंग्स टेस्ट यानी नेचुरलाइजेशन टेस्ट। इसका एक और नाम भी है लेबन इन डॉइचलैंड यानी लाइफ इन जर्मनी। तो डिफरेंट नामों से इसको पहचाना जाता है लेकिन टेस्ट ये एक ही होता है। इस टेस्ट में आप जर्मनी की सोसाइटी, लॉ, पॉलिटिक्स वगैरह इन कॉन्सेप्ट को समझते हो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करते हो। अराउंड अबाउट 300 क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है जिनके आंसर्स आपने याद करने होते हैं और उनको सही तरह एग्जाम में देना होता है। अगर आप एटलीस्ट हाफ क्वेश्चन सही आंसर कर दो अपने नेचुरलाइजेशन टेस्ट में तो आप वो टेस्ट पास कर जाते हो। सो ये वो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी है आपने जर्मनी में नेशनैलिटी अप्लाई करते हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिटीजनशिप प्रोसेस को जर्मनी में स्टार्ट कैसे करते हैं, इनमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्या कॉस्ट्स हैं और क्या ड्यूरेशन है इसकी, तो उसको हम देखते हैं। अब जहाँ तक प्रोसेस स्टार्ट करने की बात है तो जिस सिटी में भी आप रहते हो वहाँ की नेशनैलिटी अथॉरिटी यानी आइनब्यूरगुंग्सबehörde को आप कांटेक्ट करते हो, उनसे पूछते हो ये सारी डिटेल्स। यही अथॉरिटी आपके नेशनैलिटी प्रोसेस को हैंडल करती हैं, प्रोसेस करती हैं और डिसाइड करती हैं कि क्या आपको जर्मन नेशनैलिटी मिलेगी या नहीं। अगर आपको इस अथॉरिटी के बारे में नहीं पता तो अपने सिटी में अपनी Ausländerbehörde यानी इमिग्रेशन अथॉरिटी से भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेशनैलिटी एप्लीकेशन फॉर्म यानी Einbürgerungsantrag आपने फिल आउट करना होता है और Einbürgerungsbehörde में यानी नेशनैलिटी अथॉरिटी के ऑफिस में उसको डिपॉजिट करना होता है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके फिल आउट कर सकते हो और खुद से सबमिट कर सकते हो। ये फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ वो सारी रिक्वायरमेंट्स जिनके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया उन सारों के प्रूफ्स भी आपको चाहिए होते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हुए। अगर प्रूफ्स की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल या लेबन इन डॉइचलैंड का सर्टिफिकेट या बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में हमने बात की वो आपको सबमिट करने होते हैं। नेशनैलिटी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको 255 यूरोस पे करने होते हैं अपनी प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए।
ये पेमेंट आप उस वक़्त करते हो जब आपका नेशनैलिटी सर्टिफ़िकेट प्रिंट आउट हो चुका होता है, तो आपने एंड ऑफ द प्रोसेस ये अमाउंट पे करनी होती है। नेशनैलिटी डिटेल्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो? तो प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस सिटी में रहते हुए अपनी नेशनैलिटी का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो। कुछ सिटीज़ बहुत ज़्यादा रिनाउंड हैं जहाँ पे एप्लीकेशन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हो उनकी अथॉरिटीज़ के पास तो। उसकी वजह डिफरेंट हो सकती हैं, मेबी वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं है प्रोसेस करने के लिए, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है एप्लीकेशंस का नेशनैलिटीज़ की। तो ऐसी जगह पे आपको मोर देन 18 मंथ्स भी लग जाते हैं प्रोसेस में। ऑन द अदर हैंड ऐसे सिटीज़ भी एग्ज़िस्ट करते हैं जर्मनी में जहाँ पे प्रोसेस बहुत एफिशिएंट है और तेज़ी से हो जाता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद विदिन 6 मंथ्स आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट आपके हाथ में होता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है बहुत से लोगों के लिए कि किस सिटी में रहते वो नेशनैलिटी प्रोसेस के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाती है। प्रोसेस टाइम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक और फैक्टर जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इसको, वो ये कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। सो कुछ केसेस में जर्मन अथॉरिटीज़ आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी माँगती हैं जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हो। जैसे कि मेरे साथ हुआ। जब मैं नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर रहा था तो मेरा पाकिस्तानी बर्थ सर्टिफिकेट जर्मन एम्बेसी से अटेस्ट नहीं हुआ था। तो उसे अटेस्ट करवाने के लिए मुझे वो सर्टिफिकेट पाकिस्तान भेजना पड़ा। वहाँ पे जर्मन एम्बेसी ने लॉयर को एंगेज किया, उस सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराया और फिर उसको रिटर्न किया। इस प्रोसेस में अप्रॉक्सिमेटली 9 मंथ्स लगे और ये 9 मंथ्स एडिशनल थे ऑन टॉप ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस टाइम। तो मुझे इसलिए नेशनैलिटी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। सो केस बाय केस बेसिस पे आपका नेशनैलिटी का प्रोसेस कम या ज़्यादा टाइम में कंप्लीट होगा। मुझे जर्मन पासपोर्ट आज से 8 साल पहले यानी 2018 में मिला था। उस टाइम पे मुझे जर्मनी में रहते हुए ऑलरेडी मोर देन 10 इयर्स हो चुके थे। जर्मन पासपोर्ट्स लाखों देसीज़ का ख्वाब होता है और यस, मेरे लिए भी एक बड़ा माइलस्टोन था ये पासपोर्ट मेरे हाथ में आया। लेकिन 8 साल जर्मन सिटीज़न रहने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी पासपोर्ट होने से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अनलाइक गल्फ कंट्रीज़, जर्मनी में आपको आपकी पासपोर्ट की बेसिस पे डबल या ट्रिपल सैलरीज़ ऑफर नहीं होती। ना ही आपके ऊपर टैक्सेस रिड्यूस होते हैं और आपके ऊपर लॉज़ भी कोई डिफरेंट तरीके से अप्लाई नहीं होते। पासपोर्ट लेने के सबसे बड़े बेनिफिट्स जो मुझे फ़ील होते हैं वो ये कि आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाती है। जर्मन पासपोर्ट कंसिस्टेंटली दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में कंसिडर होता है, जिसकी बेसिस पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ में। और इस ट्रैवलिंग फ्रीडम की वजह से आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड खुल सकती हैं अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट हो तो। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो जर्मनी में स्टडी करते हैं, काम करते हैं, पासपोर्ट हासिल करते हैं और उसके बाद डिफरेंट कंट्री में इमिग्रेट कर जाते हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ अरसे में आपको ये ट्रेंड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जर्मनी में। इसको हम डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको जर्मनी में पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स शेयर किए, माइग्रेशन के बारे में बताया और जर्मनी की नेशनैलिटी प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स शेयर की। अगर आपके इस प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वहाँ भी मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करता हूँ रिलेटेड टू लाइफ इन जर्मनी। अगर आप रिसेंटली जर्मन नेशनल बने हो तो आपकी नेशनैलिटी का प्रोसेस कैसा गुजरा वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करो कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।